हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 5 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे ऐप के ऊपर जाना होगा। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको जाना है, जहां पर आपको सारी पीडीएफ दिख जाएंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है सही है। कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है, कौन सा ऑब्जर्वेशन देखा जाता है। मान लीजिए आप इन दोनों की अभिक्रिया होते हुए देखते हैं तो आप इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो देख पाते हैं। तो देखो, होता यह है, जब एक अम्ल है ना, जब एक अम्ल, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, जब एक अम्ल धातु के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है, साथ में जल भी बनता है और साथ में लवण भी बनता है। तो ये जो लवण है ये तो बदलता रहेगा, कौन से धातु का कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कौन सा अम्ल है, उसके हिसाब से ये जो लवण है ना ये चेंज होता रहेगा। लेकिन आप कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, कोई सा भी आप अम्ल ले लो, इस अभिक्रिया में आपको जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों उत्पाद तो दिखेंगे ही बनते हुए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खासियत है कि जब इसे चूने पानी से प्रवाहित कराया जाता है तो चूना पानी दूधिया हो जाता है। तो एक रंगहीन गैस का विलोपन, ये एक रंगहीन गैस है, ये गैस मुक्त होगी जो चूने पानी को दूधिया कर देगी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण। देखो, हाइड्रोजन गैस को अगर आप जलाते हैं तो पॉप ध्वनि यानी कि फटफट के ध्वनि के साथ ये गैस जलती है। और ये गैस कब मुक्त होती है, जब धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है। यहाँ क्या है, धातु का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है और अम्ल है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि धातु और अम्ल इसके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और उसको हम जलाते हैं तो पॉप ध्वनि के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस जलती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होता है ना। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये अपने से होकर के पदार्थों को आने जाने देती है, लेकिन चुन चुन करके, गिने चुने पदार्थों को, है ना, चुन चुन करके। सेलेक्टिवली जो है वो अपने से होकर के जाने देती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पदार्थ को अपने से होकर के क्रॉस करने देगी, चाहे वो कोशिका से बाहर चाहे वो कोशिका के बाहर से अंदर, है ना। प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को ये अपने से होकर के आने जाने देगी, लेकिन वहीं कुछ पदार्थों को ये अपने से होकर के क्रॉस करने नहीं देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ये वर्णात्मक या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है ना, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बड़ी आसानी से बिना रोके टोके ये जो गैसें होती है आसानी से प्लाज्मा झिल्ली जो उसको क्रॉस कर जाती है, आने जाने देती है। पानी है उसको आसानी से आने जाने देती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर कोई मान लो कि आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो उसको ये आसानी से आने जाने नहीं देगी, ठीक है, रोक देगी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है ना, ये स्टेटमेंट सही है। इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम जल के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 18 यू होता है। ये जो यू है इसका मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, या फिर आप इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई भी बोल सकते हो। और ये जो मास होता है 18 यू, ये अपने आप में एक आपेक्षिक द्रव्यमान होता है ना। ये वास्तविक द्रव्यमान नहीं है जल का, ये आपेक्षिक द्रव्यमान है। और किसके सापेक्ष निकाला जाता है इसको, जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसके 12वें भाग के सापेक्ष जो है इसका द्रव्यमान निकाला गया है। तो ये अपने आप में क्या है कि आपेक्षिक द्रव्यमान है। ये जो मास होता है इसी को हम लोग 1 यू बोलते हैं। और ये 18 यू हमें बताता है कि कार्बन 12 समस्थानिक का जो 12वां भाग है उसका जो द्रव्यमान है उसका 18 गुना द्रव्यमान जो है इस जल का है। ये इसका मतलब होता है।
है ना। ये जो हम लोग 18U लिखते हैं, इससे आप लिखो 18 गुने में 1U, और ये 1U क्या है, ये है, यानी कार्बन 12 समस्थानिक का जो 12वां भाग है उसका 18 गुना, कार्बन 12 समस्थानिक का जो 12वां भाग है उसका जो द्रव्यमान है उसका 18 गुना द्रव्यमान जो है जल का है। तो ये अपने आप में एक आपेक्षिक द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान नहीं है, ठीक। और किसके सापेक्ष निकाला गया है, तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष निकाला गया है। केवल कार्बन 12 आप नहीं बोलेंगे, कार्बन 12 के 12वें भाग के सापेक्ष निकाला गया है। तो तीनों कथन तो सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है, सिंचाई की विधि नहीं है, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी देना, है ना, खेतों में पानी देना, फसलों को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो हम अलग अलग विधियों से जो है फसलों को पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी पटा सकते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, यानी सीधा नदी में जो पानी है उसको उठा करके पंप के जरिए खेतों में दे दो, ये एक विधि है। नहरों के जरिए जो है सिंचाई की जाती है, नहरों के जरिए खेतों में पानी पहुंचाया जाता है ना। जो आपके वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल है, डग वेल है, उनकी मदद से सिंचाई की जाती है। तो ये तीनों को तुम बोल सकते हैं कि सिंचाई की विधि है। चेक डैम्स, चेक डैम्स इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट जो है फसलों को कर सकता है। जैसे चेक डैम्स जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, फसल को नेचुरल तरीके से भी प्लांट से अच्छा खासा पानी मिल जाएगा तो अच्छे से ग्रो करेगा। जो हमारे चेक डैम्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे बांध होते हैं, छोटे छोटे जो बांध होते हैं, तो बड़े बांध होते हैं वो नहीं, छोटे छोटे जो बांध होते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, वर्षा जल को स्टोर करके रखना, संचित करके रखना, ये काम होता है। और उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, अगर बारिश के जल को जमा करके रखा जाएगा तो ये चेक डैम्स जो है बारिश के पानी को जमा करके रखता है, जिससे ग्राउंड वाटर धीरे धीरे रिचार्ज होता है। इससे क्या होगा, जो जल भूजल का स्तर जो है उसमें वृद्धि होगा। उसके बाद मिट्टी के अपरदन को चेक डैम्स रोकने में सहायक है। क्यों, क्योंकि चेक डैम्स जो होते हैं ये पानी के बहाव को, सतह पर जो पानी जो ऊपर की जो मिट्टी है उसके ऊपर जो पानी बहता है उसके बहाव को कम करता है। ये चेक डैम्स जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि पानी के बहाव को ये कम करता है, पानी के बहाव को कम करता है, जिससे मिट्टी का जो अपरदन है वो कम होता है। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जल की उपलब्धता जो है बढ़ाता है, और कृषि को अप्रत्यक्ष सहायता यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो है हेल्प करता है। अगर मान लो कि ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज करने में चेक डैम्स हेल्प करता है, तो इससे जो सिंचाई के लिए पानी है वो कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर ऑलरेडी अच्छा खासा है, तो इससे प्लांट को जो है ऑलरेडी अच्छा खासा पानी मिल ही जाएगा। तो ऐसे में जो है सिंचाई के लिए जो है हमें कम पानी देनी पड़ेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं भूजल स्तर बढ़ने से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता जो है वो बढ़ती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है और इसकी तरंग दैर्ध्य 0.75 मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति डैश है। आपको तरंग की चाल दी गई है, आपको तरंग दैर्ध्य दिया गया है, और आपसे फ्रीक्वेंसी जो है ये पूछा गया है। इन तीनों में रिलेशन होता है। तरंग की चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, जो वेवलेंथ है और जो आवृत्ति है इस दोनों को गुना कर देते हैं। यहाँ से हमें जो है आवृत्ति निकालना है, तो ये v बटे में लेमडा हो जाएगा। v का मान आपको दिया हुआ है 300 मीटर, लेमडा का मान आपको दिया हुआ 0.75 मीटर, है ना, 300 मीटर पर सेकंड है। देखो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है, और आपको हर्ज में ही आंसर चाहिए, तो हर एक वैल्यू जो आप यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में वो एसआई मात्रक में ही डालेंगे। तो जो तरंग की चाल है वो पहले से एसआई मात्रक में दिया गया है, जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान भी पहले से एसआई मात्रक में दिया हुआ है, तो कन्वर्जन का यहाँ पर कोई खेल है नहीं। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इस 75 से इसको उड़ाएंगे 4 बार में, तो ये आ जाएगा 400 हर्ज। 400 हर्ज सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समष्टि में, है ना, समष्टि में अधिक विविधता जो है उत्पन्न करेगी, यानी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा वेरिएशन जो है उत्पन्न करेगी। तो बहुत बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन ज़्यादा होता है, और ये सारी जो विधियाँ हैं वो अलैंगिक जनन की है। अलैंगिक जनन में जो है विविधता जो है बहुत कम आती है। एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट 220 वोल्ट है, बल्ब द्वारा ली गई धारा डैश है। आपको पावर दिया गया है और आपको जो है विभवांतर दिया गया है, और आपसे जो है धारा पूछ लिया गया है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई होता है। आपको क्या चाहिए, आई चाहिए, तो पी बटे में वी हो जाएगा। पी का मान यानी कि पावर 110 वाट है, और जो वी का मान है 220 वोल्ट है। सारे मान एसआई मात्रक में दिए हुए हैं, तो आंसर भी एसआई मात्रक में निकल करके आएगा। ये आपका आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस डैश है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, आई थिंक पहला सवाल ही था वो। तो सेम टॉपिक से देखो 2 सवाल पूछा गया एक ही शिफ्ट के अंदर। हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो निकलती है और ये चूना पानी को दूधिया करती है ना। ये अभिक्रिया हम लोगों ने जस्ट देखा अभी। ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये चूने पानी को दूधिया कर देती है और ये रंगहीन गैस है। फसलों को उनके वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर यानी कि उचित समय पर, इसका मतलब है उचित समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। तो अगर हम फसल को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान जब वो ग्रो कर रहे हैं उस समय हम समय पर अगर पानी देंगे तो क्या होगा, फसल जो है वो अच्छी होगी, है ना। अनाज जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होगा, उच्च अपेक्षित उपज, यानी फसल जो है वो अच्छे से ग्रो करने वाली है तो इससे अनाज का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। अगर आपने सही टाइम पर पानी दिया तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि, तो निलंबन के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसी वाले सीरीज के अंदर कि निलंबन के ऊपर अगर सवाल पूछा जाता है तो आपको याद करना है जो रेत होता है और जो जल है इसके मिश्रण को, रेत जल के मिश्रण को याद करना है। और अगर मान लो विलयन के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो आप जो है नमक पानी का जो घोल होता है उसको याद करेंगे। तो आपको ना निलंबन और विलयन में अंतर जो है पता करना है। तो आप जो है रेत जल दिमाग में रखो और नमक पानी का जो घोल है उसको आप दिमाग में रखो। बोल रखा है कि रेत और जल का जो मिश्रण होता है वो नमक पानी का जो मिश्रण होता है उससे भिन्न होता है क्योंकि इनका विलय पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। क्या रेत नमक पानी में तो नमक जो है अच्छे से घुल जाता है, क्या रेत जल में रेत अच्छे से घुलता है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी कौन हो जाएगा? नमक पानी का घोल पारदर्शी हो जाएगा, ये नहीं होगा। इनके कण अस्थायी रहने पर जमते नहीं है। अब देखो ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ये जो ऑप्शन है ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इनके कण अस्थायी रहने पर जमते नहीं है, भाई जमते नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं बनाता है ना। यहां देखो इंग्लिश में आप ये जो है ना इनके कण अस्थायी रहने पर जमते नहीं है, वास्तव में अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग। मतलब अगर आप मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, तल में आकर के बैठते नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? निलंबन के बारे में कहा जा रहा है। यानी रेत जल के मिश्रण के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप रेत जल के मिश्रण को शांत छोड़ दें तो रेत के जो कण होंगे वो बर्तन के नीचे आकर के बैठेंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल रेत के कण आकर के नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी को ना हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, देखो जमते नहीं है, कोई सेंस नहीं बना रहा है ना। कुछ भी हिंदी में तो कुछ भी टिप देते हैं ये लोग, हिंदी में तो कुछ भी दे देते हैं, कोई इज्जत ही नहीं है हिंदी वालों को, कुछ भी टिप देंगे। एक ही इंग्लिश के शब्द का 50 हिंदी में वो शब्द ला करके आपको दे देंगे। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल नमक पानी का घोल है, आप नमक के कण को आंखों से नहीं देख सकते हैं। रेत जल का मिश्रण है आपके पास, रेत को आसानी से आंखों से देख सकते हैं, तो ये सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, ये उत्तल नहीं होगा ये अवतल होगा। सवाल जो आपको दिया गया था वो अवतल दर्पण दिया गया था, आप यहां पर देख सकते हो कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर है यानी कि ये वाला मिरर है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। कहा गया है कि वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है दर्पण के सामने, और जो प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? अच्छा, वस्तु दूरी तो हम लोग हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए v का जो परिमाण है वो तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका जो चिन्ह है हम धनात्मक ले ऋणात्मक ले क्या लें? सवाल में ये इंफॉर्मेशन जो है होना चाहिए था कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। उससे हमें प्रतिबिंब के बारे में आइडिया लगता है कि वो किस साइड बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, पीछे बन रहा है, किस साइड बन रहा है, और उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं। तो सवाल में डेटा की जो है कमी है, सवाल में डेटा की कमी है, ठीक है। सवाल में ये मेंशन होना चाहिए था कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो चिन्ह ले वो क्या ले। अगर आप ये सोचेंगे
कि भाई जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने ही बन रहा है, तो आपको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो फोकल लेंथ का आंसर निकल करके नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर f का मान जो है वो -20/3 आ जाएगा, है ना, -20/3 आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, निकाल कर देख लेना, आंसर नहीं आएगा, है ना, निकाल कर आप देखिएगा, आंसर जो है वो नहीं आएगा। -20/3 या जो भी मान आएगा, लेकिन आंसर जो है वो निकल करके नहीं आने वाला है। तो हमें जो है इसे धनात्मक लेना पड़ेगा, यानी हमें ये मानकर चलना पड़ेगा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, तभी जाकर के आंसर आएगा। अब आप लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो 1/20 - 1/10 हो जाएगा, एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा। ये आ गया -1/20, इसको हम उलट देंगे तो -20 सेंटीमीटर आएगा। और फोकल लेंथ जो है, जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, वो ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक मान ही आया है, यानी जो मुख्य फोकस है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस के भीतर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आंसर हमारा 20 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डेटा मिसिंग है। यदि कोई वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु A पर वापस आ जाती है ना, बिंदु A है, यहाँ से ये बिंदु B है, यहाँ तक जाती है और फिर लौट करके 10 सेकंड में जो है बिंदु A पर ही आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो विस्थापन है, वो तो 0 है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे में समय। जो औसत वेग होता है वो कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय होता है, क्योंकि विस्थापन ही 0 है, तो जो औसत वेग निकल करके आएगा वो भी 0 हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वेग है ये होता है विस्थापन बट्टा में समय, तो ये 0/10 करेंगे, 10 सेकंड समय आपको दिया गया है तो 0 हो जाएगा। डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस में कार्य कर सकते हैं? तो साबुन और डिटर्जेंट में यही अंतर है कि साबुन जो है केवल मृदु जल, सॉफ्ट वाटर के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, जो कठोर जल होते हैं उसके साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे वो कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, उससे इसको मतलब नहीं है, दोनों में ही अच्छे खासे झाग उत्पन्न करते हैं, यानी इनका काम सफाई का है, ये सफाई का अच्छे से काम करेंगे, चाहे वो कठोर जल हो चाहे वो मृदु जल हो। कठोर जल हम उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, है ना, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। अगर मान लो पानी में कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन इनमें से कोई सा भी मौजूद है तो हम उसे कठोर जल बोलेंगे, है ना। हार्ड वाटर में ये सारे आयन होते हैं। निम्न में से कौन सा पादप काय में विभज्योतक ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? ये जो टिश्यू है विभज्योतक, जिसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, ये पूरे प्लांट बॉडी में नहीं पाया जाता, लोकलाइज्ड होता है ये, है ना। ये क्या है कि लोकलाइज्ड है, यानी कुछ खास तरह के लोकेशन पे ही ये मौजूद होता है। जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो विभज्योतक ऊतक है, ये पूरे प्लांट बॉडी में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। जैसे जो जड़ है उसके शीर्ष पे मिलेगा, जो तना है उसके शीर्ष पे मिलेगा, जो पर्व संधियां होती हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं, तो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? तो पेशियों में ऐंठन का अनुभव होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ये वही एसिड है जो दही में पाया जाता है। क्या होता है कि जो हमारे खून में ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पहुंचता है कोशिकाओं में, तो जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारी पेशियां जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी पेशी की कोशिकाएं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसमें, ठीक। तो पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो है ये ग्लूकोज पहुंचता है, ताकि हमारी पेशियों को जो है ना, पेशी कोशिकाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर सकें, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ऊर्जा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में, पेशी की कोशिकाएं जो होती है उसमें पहुंचता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन वाला अणु है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन है। जो पेशी कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में जाने पर ये जो ग्लूकोज है ये टूटता है एक कार्बनिक यौगिक में, जिसे कहा जाता है पायरुवेट, इसी को पायरुविक एसिड कहा जाता है। यहाँ आपको केवल ये याद रखना है कि इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुवेट यहाँ पर बनता है, और थोड़ी ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होती है ना, 2 ATP ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होती है। अब अगर हमारी पेशी कोशिका को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, है ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय की बात हो रहा है, पेशी कोशिका को ऊर्जा उत्पादन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर उतनी मिल जा रही है,
अगर उतनी मिल जा रही है तो ये ग्लूकोज जो है फाइनली टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ये सह उत्पाद है ना। और यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, 36 एटीपी जो है ऊर्जा मुक्त होती है, 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा जो है हमें चाहिए होता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस समय। लेकिन मान लीजिए ये तो सीन तब आया ना जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिली है, और ये प्रक्रिया कहाँ चली है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो पायरुवेट तक जो टूटना हुआ वो हुआ कोशिका द्रव्य में, और ये वाली जो अभिक्रिया चली जब ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, ये जो अभिक्रिया चली वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही भरपूर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। लेकिन मान लीजिए कि ऑक्सीजन का अभाव हो गया है, पेशी कोशिका को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिली है, तो क्या होगा, यही जो पायरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण जो हमारी पेशियां होती हैं उसमें ऐंठन होने लगता है, हमारी पेशियां जो है वो थकने लगती है। और यहां पर भी ऊर्जा मुक्त होता है, यहां पर भी ऊर्जा तो जो है वो निकलती है, मुक्त तो होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, 2 एटीपी मात्र होती है। कहाँ, ये 36 एटीपी। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी 3 कार्बन वाला यौगिक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, तो हम बोलेंगे लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है तो यह है वनस्पति प्रवर्धन, इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन यानी जड़ तना पत्तियों से नए पादप का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो पौधे के कायिक भाग होते हैं जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उससे नए पादप उगते हैं तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और कायिक प्रवर्धन अपने आप में अलैंगिक प्रजनन का एक एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति 22 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री के एंगल पर उठाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मान लीजिए कि जमीन है ना, ये जमीन है, इस जमीन पर m द्रव्यमान का मान लो कि कोई पिंड है, इसको आप उठाकर लेकर के जाते हैं किसी हाइट तक, किसी हाइट तक उठाकर लेकर के जाते हैं। मान लीजिए वो हाइट जो है वो h है। तो आपने उठाने में कितना कार्य किया, आपने उठाने में कितना कार्य किया, वो कार्य जो है इस हाइट पर जो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है उसी के बराबर होता है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, mgh। बस आप सारे मान डाल दो इस फॉर्मूले पर। m का मान देखो 22 किलोग्राम है, SI मात्रक में है। g का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, SI मात्रक में। h का मान SI मात्रक में 4 मीटर आपको दिया हुआ है, तो ये 880 जूल हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 कार्बन परमाणु और 1 हाइड्रोक्सिल प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? 2 ही कार्बन है और साथ में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ये है आपका CH3CH2OH। ये है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल तो सामान्य नाम है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोल देंगे, है ना, एथेनॉल बोल देंगे। ये आपको याद रखना है, CH3CH2OH, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं C2H5OH। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए एथेनॉल। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मेथनॉल का फॉर्मूला भी आप याद रखिए, HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है। ये प्रोपेनोन है, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर, इसी को एसीटोन कहा जाता है। इसी का सामान्य नाम एसीटोन है, जिसका इस्तेमाल नेल पॉलिश मिटाने के लिए किया जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, CH3COCH3, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, CH3COH। कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका फॉर्मूला आपको एज इट इज डायरेक्ट जो है याद होना चाहिए, है ना। ये एथेनोइक एसिड है, इसी को एसिटिक एसिड कहा जाता है, जो सिरके में पाया जाता है ना। और ये जो है ये कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती? तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद तो परमाणु में धन आवेशित नाभिक होते हैं, पाया जाता है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली है और उसका पूरा द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में निहित है, और केंद्र जो है वो धन आवेशित होता है ना। और अधिकांश भाग खाली होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया था सोने की पन्नी पर, वो सीधे निकल गए थे, और कुछ जो है वो विक्षेपित हो गए थे, कुछ जो है विक्षेपित हो गए थे, कुछ जो है अलग अलग दिशा में चले गए थे, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो सीधे निकल गए।
देखो अल्फा कणों का बड़े कोणों पर विक्षेपण ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। नाभिक के परितः यानी कि चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, अब देखो ये कहना भी तो गलत ही है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा है कि ऊर्जा के हिसाब से, ऊर्जा की कौन से कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होगी, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को बांटने का काम तो नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर ने कहा था ना कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो विविध कक्षाओं में घूमते हैं, जिसकी ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है। तो बांटने को लेकर के तो रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने तो बस इतना कहा था कि जो नाभिक होते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पे, बस इतना कहा था। वितरण को लेकर के कुछ नहीं कहा था। तो देखा जाए तो ये ऑप्शन भी तो गलत ही है, लेकिन बोर्ड ने इसको सही आंसर किया हुआ है। मतलब बोर्ड का मानना है कि देखो ये गलत है, ये जो है रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसकी व्याख्या जो इसके बारे में की जा सकती है तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये भी जो है सही आंसर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये तो गलत है ही, है ना। त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक है इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो अन्य वैज्ञानिक थे, जो बाकी सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे तो कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर घूमता है तो वो त्वरित गति में होता है। और मैं भी आपको बता चुका हूं कि वृत्तीय गति जो है वो त्वरित गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी त्वरित है, साथ में इलेक्ट्रॉन आवेशित है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल त्वरित गति करता है तो यहाँ से जो है ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो जो बाकी सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी गति त्वरित है, साथ में आवेशित है, तो ये ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा, खोता रहेगा, खोता रहेगा, खोता रहेगा, और धीरे धीरे जो ऊर्जा है इसकी इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा। और इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो परमाणु है वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, और उसके बाद पदार्थ का निर्माण भी नहीं होगा। लेकिन पदार्थ तो पाए जाते हैं और परमाणु भी अस्थायी होते हैं। तो भाई तुम एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ कैसे नहीं हो रहा है, आखिर ये अस्थायी परमाणु कैसे है, जबकि तुम जो बता रहे हो उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ आपसे कहा गया, त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व। तो बाद में आते हैं नील्स बोर, जो इन्हीं के साथ बोल सकते हो काम कर रहे थे, इनके विद्यार्थी थे बोल सकते हो। नील्स बोर आते हैं और समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा जो है वो मुक्त करता है, ठीक, ऊर्जा उसकी जो ऊर्जा है जो वो निश्चित होती है। और कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोर एंड बरी स्कीम से हम बताते हैं। तो ये वितरण को लेकर के जो है ना रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन चलो बोर्ड का आंसर बी है तो बी के साथ जो है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी ऑप्शन जो है उतना करेक्ट तो नहीं है। दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। सही है, मटर के प्लांट को उन्होंने चूज किया था, मटर के प्लांट को उन्होंने चूज किया था क्योंकि उन्हें उगाना आसान है, उन्हें उगाना आसान है। जो जीवन अवधि है मटर के पौधों का वो कम होता है, तो कम टाइम में ज़्यादा पीढ़ियों का जो अध्ययन कर पाएंगे वो। उसके बाद मटर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें 7 जोड़े जो है विपरीत लक्षण वाले पाए जाते हैं। मटर के प्लांट में जो है साफ तौर पर दिखता है कि कौन पौधा लंबा है, कौन पौधा बौना है, किसके पुष्प जो है गुलाबी है, किसके जो है सफ़ेद है, किसकी बीज जो है वो झुड़ीदार है, किसकी गोल है। ये सब जो है स्पष्ट रूप से दिख रहे थे अंतर, तो इसलिए उन्होंने चुना था। सही है, मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। गलत हो जाएगा, मटर के जो प्लांट होते हैं वो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, है ना, लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिससे मेंडल आसानी से संकरणों को नियंत्रित कर पाते थे। नहीं, देखो मटर के पौधे जो है स्वपरागन करते हैं, जिससे मेंडल आसानी से संकरणों को नियंत्रित कर पाते थे, ये सही है। लेकिन यहाँ अलैंगिक रूप से लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। स्वपरागन होता था लेकिन प्रजनन तो लैंगिक ही होता था, राइट, तो ये गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? ये तो दर्पण सूत्र है, और यहां प्लस के स्थान पर माइनस कर दो तो लेंस सूत्र हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब वायुरोधी ढक्कन वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरे बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धक्के डाउनवर्ड पुश का प्रतिरोध करने वाला वर्तमान ऊर्ध्वगामी बल, है ना, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला बल कहलाता है। तो मान लो आपके पास एक
बोतल है, आप उसमें क्या करो, ढक्कन लगा दो और एक बाल्टी लो, उसमें पानी है और आप उस बोतल को डुबाने की कोशिश करो। जब आप डुबाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से महसूस होगा कि पानी भी उस बोतल के ऊपर की दिशा में जो है बल लगा रहा है। तो आपको डुबाने के लिए जो है थोड़ी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा दम जो है आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की दिशा में उस बोतल के ऊपर एक बल लगता है। कौन सा बल होता है? उत्प्लावन बल होता है ना, बायंट फोर्स होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? एलिफैटिक कार्बन यौगिक वो कार्बन यौगिक होते हैं जो खुले हुए होते हैं, है ना, मतलब रिंग आपको नहीं मिलेगा। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और साइक्लिक। साइक्लिक नाम से पता चल रहा है कि आपको पूरा एक क्लोज रिंग दिखेगा, है ना, क्लोज रिंग दिखेगा, ऐसे क्लोज रिंग दिखेगा आपको, है ना, क्लोज रिंग दिखेगा आपको। लेकिन जो एलिफैटिक होते हैं ये ओपन चैन होते हैं, ओपन चैन होते हैं, ऐसे केवल कार्बन का जो चैन आपको मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, ये चैन जो है ब्रांच भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन आपको बंद नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? बंद है। ये 4 कार्बन का यौगिक है, लेकिन देखो ऐसे रिंग बना लिया, बंद हो गया। तो इससे तो हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, और इससे हम लोग बोलते हैं ओपन चैन, इसी को हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। चाहे वो साइक्लिक कार्बनिक यौगिक हो, चक्रीय कार्बनिक यौगिक हो, चाहे एलिफैटिक हो, जो बनने वाले यौगिक होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड्स होते हैं, सहसंयोजक जो है आबंध होते हैं। ठीक, तो जो एलिफैटिक है ये आपके वलयाकार होते हैं, चक्रीय होते हैं। जो एलिफैटिक है ये आपकी सीधी श्रृंखला या फिर शाक्त श्रृंखला के रूप में हो सकता है, जैसे कि इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और जो साइक्लिक वाले होते हैं उनके नाम में आपको यूजुअली आपको साइक्लो दिख जाएगा, साइक्लो दिख जाएगा। ठीक, और मान लो किसी कार्बनिक यौगिक में आपको ये बेंजीन रिंग दिख जाता है तो उसे हम लोग एरोमेटिक बोल देते हैं। एक भी बेंजीन रिंग अगर दिख जाता है तो उसे हम लोग एरोमेटिक बोल देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, तो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे साइक्लिक हो, चाहे वैसे ये जो एरोमेटिक है ये भी अपने आप में साइक्लिक ही है। एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक अपने आप में साइक्लिक है, लेकिन सारे साइक्लिक को हम लोग एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो चाहे एलिफैटिक हो, साइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, सब के सब जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, और उनमें आबंध कौन सा होता है? सहसंयोजक आबंध होता है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 किलोग्राम की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विराम अवस्था में लाया जाता है। बल का परिणाम क्या है? तो कार जो है इस वाले स्पीड से चल रही थी, कार का द्रव्यमान आपको दिया गया है, ब्रेक लगाया गया, 5 सेकंड में कार जो है रुक जाती है, तो ब्रेक के द्वारा कितना बल लगाया गया? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। अब द्रव्यमान तो आपको पता है लेकिन त्वरण नहीं पता है, लेकिन आपको यह पता है कि अंत में जाकर के कार रुक जाती है और स्टार्टिंग में जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। तो त्वरण के स्थान पर लिख लिया v माइनस में u बटे में t। जो कार का द्रव्यमान है वो 1000 किलोग्राम है। v का मान आपको दिया हुआ है, v का मान दिया नहीं है, विराम अवस्था में कार जो आ जाती है, रुक जाती है, तो 0 हो जाएगा। u का मान आपको दिया हुआ है 10, और ये 10 से 0 आने में समय कितना लगता है? 5 सेकंड का लगता है ना, 5 सेकंड का लगता है। तो ये 1000 गुने में ये माइनस हो जाएगा, 5 से इसको उड़ाएंगे 10 को 2 बार में, ये माइनस 2000 न्यूटन। मान लो एक ऑप्शन यहाँ पर माइनस साइन के साथ होता तो हम उसको टिक मारते हैं, क्योंकि है नहीं तो हम लोग 2000 न्यूटन टिक मारेंगे। ये माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है, माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है, ये कार है, ये इस दिशा में जा रही थी ना, इस दिशा में जा रही थी, तो ब्रेक जो है गति के विपरीत दिशा में लगाया गया है। ये माइनस चिन्ह यही चीज आपको बता रहा है। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा। अब देखो ये भी सवाल जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें भी डेटा मिसिंग है। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा, जबकि सवाल क्या होना चाहिए? यदि चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, उसमें कोई धारावाही चालक है, उसमें धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाली बल की दिशा क्या होगी? उलट जाएगी, है ना। चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट दो, चाहे आप धारा की दिशा उलट दो, दोनों में से किसी को भी आप उलट देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा भी उलट जाएगी। तो ये भी जो है कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ना, ये जो है मिसिंग है डेटा यहाँ पर। दोस्तों, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में, हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर, यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।